हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर गुडविल। लास्ट क्लास में मैंने आपको थ्योरेटिकल बातें बताई थी। अब आज की क्लास से हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास इसके प्रैक्टिकल में 2-3 कंसेप्ट हैं। तो आज हम उसमें से पहला कंसेप्ट जो होता है एवरेज प्रॉफिट्स मेथड का, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप बुक में देख रहे हैं, हमने इससे पहले का पार्ट आपको पढ़ा दिया था और हमने आपको यह भी बताया था कि हमारी जो गुडविल होती है वो 2 तरीके से, नीचे दिखाता हूं आपको। नहीं, ये तो हमारी लास्ट क्लास तो ये वाली थी ना। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे तो प्रैक्टिकल पार्ट में हम आपको बताएंगे कि गुडविल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। और हमने ये भी आपको बताया था कि अगर हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारी गुडविल 2 तरीके की होती है। एक तो होती है परचेज गुडविल और दूसरी हमारे पास होती है सेल्फ जनरेटेड। परचेज गुडविल, इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं। ये तो हमें क्वेश्चन के अंदर फिगर दी होती है और हमने वहां से पढ़ के बता देना होता है। तो इसकी एक प्रेजेंटेशन के लिए मैंने आपको कुछ थोड़े से नोट्स बना करके दे दिए थे और इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमने आपको होमवर्क के लिए दी थी। लास्ट क्लास में एक बात और मैंने आपसे कही थी कि आप स्टार्टिंग के अप्रोक्सीमेटली 4 पेजेस ब्लैंक रखेंगे, वहां पर आप अपना कंसेप्ट नोट करेंगे, जिससे आपको एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन करने में हेल्प हो। तो आज हम जो कंटिन्यू करेंगे, प्रैक्टिकल पार्ट कंटिन्यू करेंगे। पहले हम उसका कंसेप्ट आपको बताते हैं। वो कंसेप्ट आपने इनिशियल पेजेस में नोट करना है। फिर जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो वो आपने जो 4 पेजेस के बाद यूज करना है। तो आइए, आज हम बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हमें एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इसी टॉपिक के मिलने वाले हैं, भले इसका नाम लिखा हो या ना लिखा हो। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल के ही क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप बुक में जाके कहेंगे कि सर वो परचेज गुडविल वाले क्वेश्चन नहीं मिल रहे, तो ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ब्रॉडली गुडविल वैल्यू करने के 3 ब्रॉड मेथड्स हैं। एक तो है एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट्स मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। तीनों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट्स मेथड की बात करेंगे। इसके 2 वेरिएंट्स होते हैं। ज्यादातर तो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड सिंपल वाला लगता है और कभी कभी इसका एडवांस वर्जन समझ लो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी लगता है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में सर ये 2 मेथड हैं, दोनों एक ही हैं, कोई खास दोनों में डिफरेंस नहीं है। केवल हमारे स्टैटिस्टिक्स टूल्स, क्योंकि आपने क्लास 11th में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, तो वहां स्टैटिस्टिक्स में एवरेज निकालने के 1 से ज्यादा मेथड होते हैं। तो हमें यहाँ के केवल 2 मेथड्स के बारे में बुक बता रही है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। तो इसीलिए 2 मेथड हो गए कि बेसिकली दोनों सेम है, एवरेज निकालने के तरीके मामूली से अलग हैं। तो वहां पर आपने कंटिन्यूएशन में नोट करते हुए चलना है मेरे साथ साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट्स मेथड की। एवरेज प्रॉफिट मेथड में जैसा कि मैंने बताया 2 मेथड हैं, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। तो पहले हम सिंपल एवरेज मेथड की बात करेंगे। ये जो हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है बहुत ही सिंपल है, नाम से भी सिंपल है, कैलकुलेशन से भी सिंपल है। ये कहता है कि कपूर साहब आप क्या करना, एवरेज प्रॉफिट्स निकालना और एवरेज प्रॉफिट्स निकाल के उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 बातें हैं, एक तो है एवरेज प्रॉफिट्स और दूसरा है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये 2 चीजें आपने लेनी है और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो सर एक काम करते हैं, क्यों ना कोई क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन भी थोड़ा सा मैं अनसॉल्व की तरफ से ले लूं, तो क्या होगा ना, हमारा क्वेश्चन भी हो जाएगा और साथ ही साथ मैं आपके साथ बातें भी कर लूंगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कोई एक आधा क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। रिमेनिंग क्वेश्चन बस एक बार होमवर्क में कर लेना, क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं है। एग्जाम में 1 से 6 से कुछ आ जाए तो इसका मतलब है कि आपकी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी है। यानी क्वेश्चन तो रियली में 6 के बाद स्टार्ट होंगे। तो सर कोई एक क्वेश्चन आप हमें करवा दीजिए जिसमें आप हमें कंसेप्ट भी बता देना। ओके,
मैंने कहा कौन सा क्वेश्चन लिया जाए, कौन सा क्वेश्चन लिया जाए। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूं रैंडमली। आपको बाकी बचे हुए कोई भी 1-2 क्वेश्चन कर लेना, आपको भी मजा आ जाएगा कि वाह सर कितनी आसानी से क्वेश्चन आते हैं। क्या कहता है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3? वो कहता है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। अब पहली बात मैंने आपसे कहा था, जब भी क्वेश्चन आएगा वैल्यू ऑफ गुडविल वो सेल्फ जनरेटेड वाला होगा, तो आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में दिमाग नहीं लगाना कि सेल्फ जनरेटेड या परचेज, सब सेल्फ जनरेटेड के क्वेश्चन होंगे। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। अब आप यहां पर देखिए उसने 3 इयर्स परचेज हमें दे दिया, इसका मतलब नंबर ऑफ इयर्स परचेज ये हमेशा हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। क्या होता है इसका मीनिंग मैं बता दूंगा, लेकिन सर अगर कभी कभी मान लो ये गिवन नहीं है तो क्या करेंगे? तो आप एज्यूम कर लेना, क्वेश्चन को गलत कह के छोड़ मत देना, एज्यूम कर लेना 3 to 5 इयर्स। कई लोग 3 कह देते हैं, कई लोग 4 भी ले लेते हैं, कई लोग 5। हमें तो क्वेश्चन करके दिखा देना है, हम उस केस में एज्यूम करेंगे अगर क्वेश्चन में ना दिया हो। इस क्वेश्चन में सर हमें दिया है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। ये लाइन बता रही है कि आपने कौन सा एवरेज प्रॉफिट यूज करना है। अब जब भी हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज का मतलब होता है कई सालों की एवरेज। तो कितने सालों की एवरेज? तो वो कह रहा है प्रीसीडिंग 5 इयर्स की एवरेज ले लेना। हमने कहा प्रीसीडिंग 5 इयर्स, ओके, यानी ये हमारा लेटेस्ट ईयर है, ये उससे पुराना है, ये उससे पुराना है, ये उससे पुराना है, ये उससे पुराना है। इसका मतलब मुझे सर 5 साल दिए हुए हैं, ठीक है। अगर 6 दिए होते तो मैं केवल 5 लेता, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है आपने पिछले 5 सालों की एवरेज लेनी है और आपने गुडविल की वैल्यू निकालनी है। मैंने कहा लो जी, इतना आसान काम करने को मिला है, बस मन प्रसन्न हो गया। पहले लिख देता हूं भाई, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6 ऑल आर होमवर्क। मैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 करा देता हूं, जिससे आपको मैं बातें समझा भी दूंगा। सर वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकालते हैं? तो मैंने कहा भाई थ्योरी के साथ कोई संबंध नहीं है, प्रैक्टिकल कंसेप्ट ये है कि आपको निकालने हैं एवरेज प्रॉफिट्स और उसे मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ इयर्स परचेज से, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन निकाल के दिखाता हूं, फिर मैं इसके लॉजिक्स को आपको बताऊंगा। वर्किंग नोट में सबसे पहले तो मुझे निकालने पड़ेंगे एवरेज प्रॉफिट्स। सर आपने कहीं पर भी एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला भी नहीं बताया, तो भाई इसमें बताने लायक क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ नंबर ऑफ इयर्स, जो भी क्वेश्चन आपको कह रहा है, डिवाइडेड बाय n। अगर क्वेश्चन आपसे कहे कि आपको एवरेज लेनी है पिछले 4 सालों की, तो आपने 4 सालों के प्रॉफिट का टोटल करना है, डिवाइड बाय 4 कर देना है। अगर क्वेश्चन कहे टेक एवरेज ऑफ 5 इयर्स, तो आपने 5 इयर्स का टोटल लेना है प्रॉफिट्स का, डिवाइडेड बाय 5 कर देना है। तो सर इस क्वेश्चन में जरा बताएंगे एवरेज कैसे आएगी? मैंने कहा ये देखे, बताइए जी। प्रॉफिट 8 लाख, 15 लाख, 18 लाख, तो यानी कि आपने लिखना है 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख। ओ सर क्या क्या फिगर लिख रहे हो? 8 लाख, 15 लाख, 18 लाख था। ओ माय गॉड, 8 लाख, 15 लाख और 18 लाख, इतनी बड़ी बड़ी फिगर याद कैसे रहेंगी? अच्छा, उसके बाद सर 4 लाख का लॉस है, यानी लॉस का मतलब ये नेगेटिव प्रॉफिट है, और फिर 13 लाख है, तो यहां लिखूंगा -4 लाख और +13 लाख डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। ये आप 4 पेज ब्लैंक वाले छोड़ने के बाद करना। इसका मतलब पिछले 5 सालों में हमने कितना प्रॉफिट कमाया था, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 and 5 23, 23 + 18 41, 41 में से 4 माइनस हुआ, 13 प्लस हुआ, ये हुआ 50 लाख। तो टोटल आ रहा है 50 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारे एवरेज प्रॉफिट्स हो गए 10 लाख। पहली बात, एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है? एवरेज प्रॉफिट का मतलब बेटे सिंपल सा ये है कि अगर 5 सालों के प्रॉफिट देखूं तो ये कभी ज्यादा हुए, कभी कम हुए, और कभी तो लॉस भी हुआ, ऐसे हुआ। तो हमारे बिजनेस के अंदर हम क्या प्रॉफिट कमाते हैं? तो उन्होंने कहा भाई प्रॉफिट तो हर साल के अलग अलग होते हैं,
तो हमने कहा भाई ऐसा है, जब भी बात करनी हो तो ना हम एवरेज टर्म्स में बात कर लेते हैं। तो एवरेज का मतलब ये है, इन सबको जोड़ दो और जितने सालों का है उतनों से डिवाइड कर दिया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसका मतलब ये जो बिजनेस है ये एवरेज बेसिस पर साल में 10 लाख कमाता है। ठीक है, ये एवरेज बेसिस रिप्रेजेंट करता है कि इसकी अर्निंग क्या है, 10 लाख इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि आपने 3 इयर्स परचेज लेना है, तो इनटू 3, तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई हमारे पास 30 लाख। अब देखिए, एवरेज निकालने के लिए मैंने प्रेजेंटेशन ऐसे ले ली। अगर आप ऐसे लिखना चाहें, ईयर 1 2 3 4 5, प्रॉफिट्स 1 2 3 4 5, मतलब आप टेबल बना के उसकी प्रेजेंटेशन ऐसे करके भी निकालें तो भी चलेगा। कंसेप्ट यह है कि हमें तो बस जितने ईयर्स का प्रॉफिट गिवन होगा उतने ईयर्स का प्रॉफिट टोटल करना है, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास एक एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर उसे नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। कितना आसान है बताओ। सर लेकिन हमें यह समझ नहीं आया ये है क्या। तो मैंने कहा बेटे ज्यादा इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, मैं फिर भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये मेथड क्या करता है। ये मेथड कहता है कि देखिए, सपोज कपूर साहब मुझे एक बात बताइए, आप एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। मैंने कहा जी नया बिजनेस स्टार्ट करना तो बड़ा मुश्किल काम होता है, चाहने से क्या होता है, मैं तो आज तक सोचता ही रहा हूं, नया बिजनेस कर ही नहीं पाता। बोले कपूर साहब क्यों नहीं कर पाते। मैंने कहा भाई ना तो मेरे पास उस बिजनेस के कस्टमर हैं, अगर मैं बिजनेस करूंगा तो मेरे पास कस्टमर ही नहीं है, कहां से कस्टमर लाऊंगा। कस्टमर नहीं लाऊंगा तो इसका मतलब मेरे को प्रॉफिट भी नहीं होगा, नुकसान हो सकता है, मेरा बिजनेस बंद हो सकता है, खतरे में हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो देखो बिजनेस स्टार्ट करना कितना डिफिकल्ट काम होता है, लोग अक्सर बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते। न्यू बिजनेस स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए लोग जॉब करते हैं, सर्विस में जाते हैं। तो उन्होंने बोला कपूर साहब आपको अगर बिजनेस करना है तो आपके पास एक रास्ता है, आप किसी का ना एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज कर लो। ये ज्यादा अच्छा है कि आप न्यू बिजनेस की बजाय एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज कर लो। अब आप मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज करने गए और उसके पास 10 लाख रुपए के एसेट्स हैं, तो ऑब्वियसली ये पैसे तो आपको उसको देने ही पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि उस बिजनेस में प्रॉफिट होते हैं। हमने कहा बिल्कुल होते हैं। तो अगर हम इसी क्वेश्चन में ले लें तो इसी क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट एवरेज बेसिस पर 10 लाख। इसका मतलब मैं एक बिजनेस खरीदने जा रहा हूं जिसमें 10 लाख रुपए के एनुअल प्रॉफिट्स होते हैं। तो वो व्यक्ति मुझसे कह रहा है मैं अपना बिजनेस आपको बेचूंगा, एसेट्स की वैल्यू आपसे लूंगा, लेकिन जो मैं प्रॉफिट कमाता हूं उसकी वैल्यू भी आपको देनी पड़ेगी। तो गुडविल क्या है, जो प्रॉफिट्स आपको मिलने वाले हैं उसकी आपको वैल्यू निकाल करके देनी पड़ेगी। तो उसने कहा कपूर साहब मेरा बिजनेस लेने से आपको अब सारी उम्र 10 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, तो उसके पैसे नहीं दोगे क्या अलग से। मैंने कहा यार बिल्कुल दूंगा, तुम ठीक कह रहे हो। तो उसने कहा फिर पैसे दीजिए। तो हमने कहा इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम गए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, एक समझदार व्यक्ति के पास कि भाई तुम ही बताओ, मैं एक एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीदना चाहता हूं, मुझे उसके एसेट्स की वैल्यू में टेंशन नहीं है, लेकिन जो उसके प्रॉफिट्स मुझे मिल रहे हैं, भविष्य में मिलते रहेंगे, वो उसकी वैल्यू मांग रहा है, बताओ उसकी वैल्यू कैसे निकालूं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं देखो कपूर साहब आप ये बिजनेस करोगे, बताओ आप नया बिजनेस शुरू कर लो, मत खरीदो पुराना, आपके पास प्रॉफिट कितने होंगे। मैंने कहा पता नहीं, होंगे नहीं होंगे, नुकसान भी हो सकता है। कहता 0 मान लूं। मैं कहा चल यार 0 मान ले। तो कहता है नया बिजनेस है, पहले साल प्रॉफिट नहीं होगा, नया बिजनेस है दूसरे साल तेरे को कोई प्रॉफिट नहीं होगा, नया बिजनेस है तीसरे साल भी तुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। मैंने कहा रुक जा, मैं इतना भी बुरा नहीं हूं यार, 3 साल मेहनत करूंगा मुझे प्रॉफिट नहीं होगा। कह रहे अच्छा यार चल 4 साल में तेरे को प्रॉफिट होने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कपूर साहब हम ये मान के चलते हैं कि जो व्यक्ति नॉर्मली एक नया बिजनेस शुरू करता है उसे 3 साल तक कोई मुनाफा नहीं होता। हमने कहा ये तुमसे किसने कहा। कहता है जी नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब यही है। नंबर ऑफ ईयर परचेज ये बात समझाना चाहता है कि एक नए बिजनेस को कितने सालों तक प्रॉफिट नहीं होगा। अब ये झगड़े का मैटर है, तो वो कहते हैं कपूर साहब झगड़ा मत करो, आपस में बैठ के तय कर लो, 3 साल तय हो गए ना, इसमें तंग मत करो। इसका मतलब है मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं अपना बिजनेस करता तो मुझे 3 साल तक प्रॉफिट ना होते, मैंने उसका बिजनेस खरीद लिया और उसका बिजनेस खरीदने की वजह से वो प्रॉफिट जो उसे हो रहे थे वो 10 लाख के अब मुझे फर्स्ट ईयर में भी होंगे, सेकेंड ईयर में भी होंगे, थर्ड ईयर में भी होंगे।
तो वो सेलर कह रहा है कि कपूर साहब मेरी वजह से आपको ये 3 सालों के प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिलेंगे, उसके बाद तो आप भी कमाने लग जाओगे, तो ऐसा करो इसके पैसे आप मुझे दे दो। तो इसके पैसे हो गए 30 लाख, इसी को हमने नाम दे दिया वैल्यू ऑफ गुडविल। इसका मतलब ये कि ये मेथड ये समझाने की कोशिश करता है कि एक नए बिजनेस को कोई प्रॉफिट नहीं होते हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस को खरीदने की वजह से उसे ये फायदा होता है कि ये प्रॉफिट उसको स्टार्टिंग से मिलने शुरू हो जाते हैं। और ये एडवांटेज कब तक रहती है? जब तक एक नया बिजनेस प्रॉफिटेबल ना हो जाए। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज ये समझाता है कि एक नया बिजनेस कितने साल में प्रॉफिटेबल होगा। अब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंटिफिक रूल नहीं है, इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि हमारी अकाउंटिंग एग्जैक्ट नहीं है, वो जो है हमारे ओपिनियंस पर या हमारे एस्टिमेशंस पर बेस्ड होती है। तो यहां पर ये एस्टिमेशन का पार्ट है कि 3 साल ले लेते हैं, जो कि बायर सेलर आपस में तय करते हैं। तो आपने क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करना है, हो गया। ओहो, इसका मतलब यहां पर गुडविल निकालने के पीछे हमारी जो सोच है वो सिंपल सी सोच है कि अगर मैं एक एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज कर लूं तो क्या होगा, उसे कुछ प्रॉफिट्स हो रहे थे और वही प्रॉफिट्स मुझे मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर मैं न्यू बिजनेस स्टार्ट कर लेता, परचेज करने की बजाय न्यू बिजनेस स्टार्ट करता, तो भाई तुझे ये प्रॉफिट ना होते। कब तक ना होते? जब तक हम नंबर ऑफ ईयर परचेज कह रहे हैं तब तक ना होते। तो ये फ्यूचर में ये जो तुझे प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिले ड्यू टू बिजनेस परचेज, इसकी जो वैल्यू ऐड की उसी को हमने वैल्यू ऑफ गुडविल का नाम दे दिया। क्यों? गुडविल क्या है? गुडविल की वजह से आपको फ्यूचर में प्रॉफिट्स मिलते हैं, तो वही प्रॉफिट्स की वैल्यू गुडविल है, इसीलिए हमने उन्हीं प्रॉफिट्स का सम करके वैल्यू ऑफ गुडविल बना दिया। अच्छा सर ये बात थी, मैंने कहा हाँ जी बात। आइए जी, इतनी सी बात अगर आपने मेरी समझ ली तो भाई मैंने आपको पहली बात बता दी। पहली बात बहुत ही सिंपल थी मेरी, और वो मेरी पहली बात ये थी कि आपने कैलकुलेट करने हैं एवरेज प्रॉफिट, मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज से। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आप निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? प्रॉफिट्स को एवरेज कर लोगे। तो उसके पास पूछने को ज्यादा कुछ नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक वो कोई बात दाएं बाएं करेगा, आप करोगे और समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर तो क्या एवरेज प्रॉफिट मेथड को खत्म समझे? अरे बेटे अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो हमने केवल पिलर लगाए हैं, अब पिलर के साथ साथ दीवारें खड़ी होंगी, जरा आपको दिखाएंगे असली तस्वीर। तो इसके अंदर अब हम तो बेटे अगली बात समझाने के लिए वापस चलते हैं और आपको बात समझाते हैं। देखिए, हमने गुडविल की वैल्यू निकाली एवरेज प्रॉफिट्स, जो कि हमारे पास्ट प्रॉफिट्स थे। एग्जिस्टिंग बिजनेस के जो पास्ट प्रॉफिट्स थे उसकी हमने एवरेज निकाली, और हमने उस एवरेज को बड़ी आसानी से ये एक्सेप्ट कर लिया कि अगर मैं न्यू बिजनेस करता तो मुझे 3 सालों तक कोई प्रॉफिट नहीं होते, और क्योंकि मैंने एक बिजनेस को, एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज कर लिया, तो जो उसके पास प्रॉफिट्स हैं वो मुझे फ्यूचर में मिलेंगे, और मैं क्योंकि फ्यूचर में इन प्रॉफिट्स को कमाऊंगा, इसीलिए मैंने इसके पैसे अपने सेलर को गुडविल के नाम के दे दिए। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हमने ये मान लिया कि जो हमारे पास प्रॉफिट्स हैं वो हमें फ्यूचर में मिलेंगे और इसके मैं आपको पैसे दूंगा। हो सकता है कि बेटे फ्यूचर तक जाते जाते इन प्रॉफिट्स में कोई बदलाव हो जाए। सर जी क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए हमारे पास प्रॉफिट्स की एवरेज आ रही थी 10 लाख। हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जिसमें मुझे लगता हो कि ये प्रॉफिट 10 लाख से ज्यादा हो जाएगा या 10 लाख से कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर ये प्रॉफिट फ्यूचर में बदल जाएगा तो मैं 10 लाख के पैसे क्यों दूंगा? बिल्कुल ठीक, जो फ्यूचर में मुझे मिलेगा मैं तो उसके पैसे दूंगा। अगर आपका प्रॉफिट पिछले हिसाब से देखूं 10 लाख था और फ्यूचर में मान लो ये 9 लाख हो जाएगा, तो
तो भाई मैं तो पैसे 9 लाख के हिसाब से दूंगा। तो सेलर कह रहा है कि अगर ये 10 लाख ना हो के फ्यूचर में 11 लाख हो गया तो मैं 11 लाख के लूंगा। हमने कहा तू भी ठीक बात कह रहा है। इसका मतलब जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि हम पास प्रॉफिट्स को बेस लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो हम प्रॉफिट्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो फ्यूचर के प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो प्रिडिक्शन के लिए हम पास्ट वाली परफॉर्मेंस को बेस बना के चल रहे हैं। तो इसलिए कुछ अकाउंटेंट्स ने कहा कि आप एक काम करो कपूर साहब, टर्म को ना एवरेज प्रॉफिट्स की जगह फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स ये लिखना शुरू कर दो। मैंने कहा अगर मैं एफएमपी नहीं भी लिखता तो भी मतलब तो यही था, एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब यही तो था कि वो प्रॉफिट में फ्यूचर में जो होंगे उनका दूंगा। उन्होंने कहा नहीं यार कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कभी कभी चेंज कर लेना चाहिए कपूर साहब। आप एक काम करो, आप बच्चों को यह बता दो कि चाहे एवरेज प्रॉफिट्स लिखें तो भी उसका मतलब यही होता है कि पास प्रॉफिट के बेस पर मैं फ्यूचर के प्रॉफिट प्रिडिक्ट कर रहा हूं, ठीक है। और अगर वो कहें बच्चों को लगे कि नहीं सर आप ना फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट टर्म लिख दो, तो आप ये भी लिख देना, एक ही बात है। चाहे आप एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज लिखें या बुक में लिखा हुआ देखें तो भी एक ही बात है। और यदि आपको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज दिखाई दे तो भी ये ठीक बात है। हम कॉमर्स के विद्यार्थी तो एटलीस्ट जानते हैं कि एवरेज प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट एक ही बात होती है। नॉन कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए यह बात दिक्कत हो सकती है। तो सर इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट्स का मतलब होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। इस बात को मैंने नीचे लिखा, सिंस गुडविल इज रिलेटेड टू फ्यूचर प्रॉफिट्स। भाई मैं फ्यूचर वाले प्रॉफिट्स को कमाऊंगा जब बिजनेस को परचेज कर लूंगा, और जो एवरेज प्रॉफिट्स हैं वो केवल बेसिस हैं जिसकी वजह से हम अपने फ्यूचर प्रॉफिट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। देयरफॉर वी कैन यूज आइदर ऑफ द टर्म्स। कौन सी? चाहे एवरेज चाहे एफएमपी, एक ही बात है। लेकिन एक बात तो है ना सर कि इसमें चेंज हो सकता है। हाँ जी, तो ये जो चेंज हो सकता है ये किन कारणों की वजह से हो सकता है ये हमें समझना पड़ेगा। और ये एडजस्टमेंट्स हमारे पास कई तरह की हैं, कुछ इलस्ट्रेटिव तौर पे मैं आपको समझाऊंगा और फिर बाकी आप बातें समझ जाएंगे। इसको समझ लेंगे तो रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास सर ऐसी कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं, देखिए ये हैं आपके पास प्रॉफिट्स जो एग्जिस्टिंग बिजनेस ने पहले जो प्रॉफिट्स कमाए थे, ये उसके पास प्रॉफिट्स हैं। हम तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स को ढूंढना चाहते हैं, ठीक है। तो पास प्रॉफिट्स में कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी जिनसे हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को निकालेंगे, और वो एडजस्टमेंट बेसिकली ना पुरानी कुछ एडजस्टमेंट को रिवर्स करके होंगी। धीरे धीरे आपको समझाता हूं। सर जी एक काम करो ना, क्वेश्चन ही लेके समझा दो, क्या हो गया? ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन की हेल्प से समझाते हैं। इसमें क्या हो गया, हम थे पेज नंबर 28 पर, अचानक हमारा पेज क्यों बदल गया? सर अब कौन सा क्वेश्चन लेते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, टिक लगा लेते हैं कि हाँ जी क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि तारंग परचेज्ड ज्योतिष बिजनेस, ठीक है जी, तारंग खरीद रहा है ज्योति का बिजनेस, विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट, डेट से कोई मतलब नहीं, प्रॉफिट शोन बाय ज्योति बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर वर एज फॉलोज। ज्योति कह रही है भाई मेरे पिछले 3 सालों के प्रॉफिट थे 1 लाख, 1,25,000 और 1,12,500। क्वेश्चन कह रहा है जी आपने फर्म की गुडविल की वैल्यू बतानी है और इसके लिए आपको 2 ईयर परचेज लेना है, और एवरेज जो आपको लेनी है वो लास्ट 3 इयर्स की लेनी है। तो अभी तक तो मैंने आपको बताया था कि आप सिंपली इन सब प्रॉफिट्स को प्लस कर दीजिए और जो भी वैल्यू आएगी उसको 3 से डिवाइड कीजिए, जो भी आंसर आएगा वो एवरेज प्रॉफिट्स है, और उसको मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कीजिए, आपकी वैल्यू आ गई। अभी तक तो मैंने आपको ये बताया। अब मैंने आपको ये बताया कि भैया उन पास प्रॉफिट्स को पहले मैं एनालाइज करूंगा कि क्या वो प्रॉफिट फ्यूचर में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जब मैं उनको एनालाइज करूंगा तो उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैं आपको समझा रहा हूं। चलिए, वो कहता है जी 2019 में जब मुझे प्रॉफिट हुआ था तो उसमें एक एबनॉर्मल गेन था 12,500 का।
मुझे बताएं एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल का मतलब एबनॉर्मल होता है सर, वो नॉर्मल नहीं होता। जो चीज नॉर्मल होती है इसका मतलब वो हमेशा होती है, और जो एबनॉर्मल होती है इसका मतलब वो कभी कभार होती है। इसका मतलब ये कि जब मैं बिजनेस को परचेज कर लूंगा तो क्या भविष्य में मुझे ये वाला गेन मिलेगा? सोच करके बताइए, क्या भविष्य में भी ये वाला गेन होगा? सर ये तो एबनॉर्मल है, ये तो नहीं होगा। इसका मतलब 2019 में आपने जो अपनी इनकम कैलकुलेट की थी उसमें आपने एक गेन डाल रखा है जो एबनॉर्मल है। इसका मतलब उस समय हुआ था, भविष्य में अब नहीं होगा। तो जो भविष्य में नहीं होगा तो फिर भविष्य में क्या होगा? सर भविष्य में बस ये नहीं होगा, तो इसको क्या करूंगा? माइनस। तो मैंने पहले जो गेन दिखाया था उसको मैंने रिवर्स कर दिया, तो मैंने इसको माइनस कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब मेरे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो होंगे वो कितने होंगे? तो मेरे अब अगर मैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की बात करूं तो पास प्रॉफिट 1 लाख थे, लेकिन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हो जाएंगे 88,500। तो सर आपने क्या किया? अगर कोई एबनॉर्मल गेन था तो उसको रिवर्स कर दिया, तो गेन को रिवर्स करने से माइनस होता है। सिमिलरली 2020 में वो कह रहा है कि हमारे प्रॉफिट थे 125, लेकिन उस ईयर में मेरे पास एबनॉर्मल लॉस हो गया था 25,000। ओहो, यानी 2020 में एक लॉस हुआ था जो कि भविष्य में तो नहीं होगा। तो अगर भविष्य में नहीं होगा तो इसका मतलब प्रॉफिट मेरे भविष्य के जो होंगे वो लॉस के ना होने की वजह से ज्यादा होंगे। तो ये 1,25,000। बोलिए, पहली बात क्लियर हुई? अगर कोई आपके पास प्रॉफिट्स में एबनॉर्मल आइटम थी तो उसको रिवर्स करो, गेन था तो माइनस कर दो, लॉस था तो प्लस कर दो। सर देखिए कितना अच्छा है एग्जामिनर, वो लिख रहा है एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, बहुत अच्छी बात है। सर अगर वो नहीं लिखेगा तो देखिए पहली आइटम समझ में आ गई, एबनॉर्मल आइटम का एडजस्टमेंट हम करेंगे। या तो वो लिख देगा कि आइटम अपने आप में एबनॉर्मल है, या तो वो लिख देगा जी आइटम जो है एबनॉर्मल है, तो लिख देगा तो ठीक है। अगर वो नहीं लिखेगा तो फिर कुछ आइटम्स का मैं आपको बता रहा हूं कि इनको एबनॉर्मल की तरह ट्रीट करना। देखिए, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर या थेफ्ट, अगर किसी साल में आपके स्टॉक को लॉस हुआ था क्योंकि गोदाम में, दुकान में कहीं पर आग लग गई थी या चोरी हो गई थी, तो ये एक एबनॉर्मल एक्टिविटी है, हर साल थोड़ी ना होती है। एबनॉर्मल मतलब जो रेगुलर नहीं होती। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को आप एबनॉर्मल कैटेगरी भी समझ सकते हो और आप इसे नॉन बिजनेस एक्टिविटी भी समझ सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में सिंपल सी बात है, किसी एक पर्टिकुलर ईयर में कोई एसेट बेचने से मुनाफा हुआ था तो मेरे को उस प्रॉफिट को फ्यूचर में ना तो वो मिलेगा और ना मैं आपको उसके पैसे दे रहा हूं। इंश्योरेंस कंपेंसेशन अगर किसी ईयर में मिला हो तो आपने उसको भी एडजस्ट कर लेना है। ज्यादातर आपके एग्जामिनेशन लेवल पर वो ये 2 पॉइंट्स ही आपको डालेगा, लेकिन अगर कभी आप कोई बड़ा भाई सीए फाउंडेशन कर रहा हो, सीएमए फाउंडेशन कर रहा हो, सीएस फाउंडेशन कर रहा हो, आप उसके साथ बैठ जाए प्रैक्टिस करने के लिए, तो हो सकता है वहां पर इंश्योरेंस कंपेंसेशन का पॉइंट और हो। तो करना क्या होता है, अगर कोई लॉसेस हुए थे, जो हुए थे अब वो भविष्य में नहीं होंगे, तो उस साल का प्रॉफिट ऐड कर दीजिए लॉस की अमाउंट से, और अगर गेन हुए थे तो उसको आप माइनस कर दीजिए। पहली एडजस्टमेंट तो ये क्लियर हो गई। दूसरा, आइए जी, दूसरा वो कह रहा है कि देखिए आपको लास्ट ईयर प्रॉफिट हुए थे 1,12,500। कह रहा है हाँ जी हुए थे। कह रहे ये प्रॉफिट हुए थे एक्सक्लूडिंग 12,500, इसमें 12,500 शामिल नहीं थे। ये 12,500 12,500 ये क्या है? इंश्योरेंस का प्रीमियम है ऑन फर्म प्रॉपर्टी, आपके बिजनेस की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस है जो कि आप करवाते नहीं थे। नाउ टू बी इंश्योर्ड, नाउ टू बी इंश्योर्ड, इसका मतलब भविष्य में भैया हमें तो इसकी इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। तो आप ये प्रॉफिट कमा रहे थे, इस खर्चे को आप जानबूझ के कर नहीं रहे थे, भविष्य में इसे करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जब मैं निकालूंगा तो इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? ये माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 लाख। अब आप निकालिए, यानी एफएमपी का आप एवरेज निकालिए, बताइए कितना आता है जल्दी से।
3,13,500 डिवाइडेड बाय 3, और फिर जो आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 ईयर परचेज से, ठीक है। तो आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल मेरे पास आ रही है 2,09,000। सर जी देखो आपका आंसर मिला ही नहीं, कहां गलती कर दी आपने, लो मैं चेक करता हूं। 1,00,000 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ था, जिसमें 12,500 रुपए का एबनॉर्मल गेन था, माइनस किया तो 87,500। सर पहली तो आपकी मिस्टेक ये है, ज्यादा वर्बली काम मत किया करो। चलो जी, दूसरा ये 1,25,000 का था, एबनॉर्मल लॉस था, और सर आपने 125 लिख दिया। पता नहीं सर आपका ध्यान किधर रहता है। 150, अच्छा। और तीसरा तो सर आपने ठीक लिखा हुआ है। पता नहीं सर, आप ऐसी बातें लिखते हो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है। 87,500 प्लस 1,50,000 प्लस 1,00,000, ये हमारे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गए 3,37,500 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे एवरेज प्रॉफिट्स आ गए 1,12,500, और इसको हमने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर अब ठीक आ गया। लो जी, 2,25,000। तो अब आप इसे फेयर में अपने आप बना लीजिएगा, आप इसे फेयर में अपने आप बनाइएगा। और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था एडजस्टमेंट, और धीरे धीरे करके पहले मैंने एक तो आपसे एबनॉर्मल आइटम्स का ट्रीटमेंट डिस्कस कर लिया, और दूसरा मैंने आपको यह बता दिया एसेंशियल एक्सपेंसेस, मतलब पहले आप कुछ खर्चे जानबूझ के ना करते हुए अपने प्रॉफिट बढ़ाए हुए थे, तो ये ठीक बात नहीं होती ना। हम जब बिजनेस करेंगे तो नॉर्मली उन सबको खर्चों को करना पड़ेगा, तो इसको हमने एडजस्ट करना सिखा दिया, ठीक है। अब सर एक और क्वेश्चन लेते हैं, और उसकी हेल्प से सर आप हमें कोई और पॉइंट बताइए। मैंने कहा चलिए मैं आपके साथ साथ डिस्कस करता हूं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मधु एंड विधि आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट, किसको एडमिट कर रहे हैं, दे डिसाइडेड टू एडमिट मनु एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मनु विल बी गिवन 2/5 शेयर। देखिए यहां से लेकर यहां तक ये चीजें मेरे किसी भी काम की नहीं है, कहानी गा रहे हैं, मेरे काम की चीज शुरू यहां से होती है। वो कह रहे हैं गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, यानी कि मुझे एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो मुझे एवरेज निकालनी है वो 3 इयर्स की निकालनी है। नॉर्मल वर्ड ये लिख दिया, ना लिखा जाए तो भी ये नॉर्मल ही हम लेके चलते हैं, हम एबनॉर्मल आइटम को हटाते हैं। तो यानी मुझे एवरेज 3 इयर्स की लेनी है और 2 ईयर परचेज लेना है, ये बात मुझे कही गई। क्वेश्चन कह रहा है कपूर साहब प्रॉफिट्स पिछले 3 सालों के ऐसे ऐसे हैं। 2021 प्रॉफिट थे 30,000, ठीक है। आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, मैंने कहा अच्छा पिछली बार लिख रहे थे एबनॉर्मल लॉस, अब आइटम लिख दी। बोलो बच्चों जल्दी बोलो क्या करूंगा इसका। सर ये एबनॉर्मल लॉस है, भविष्य में नहीं होगा, तो इसका मतलब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। इस तरह की टर्म्स कभी कभी बुक यूज करे तो घबराना मत, वो हो जाएंगे सर हमारे 70,000। सेकेंड ईयर में हमें लॉस हुआ था 80,000, तो लॉस का मतलब हो गया नेगेटिव। ये हुआ था हमें वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000, यानी आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, आपने जानबूझ के वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन किसी को पे कर दिया। तो अगर ये कंपलसरी होता तो ये नॉर्मल एक्सपेंस था, अब ये वॉलेंटरी है तो इसका मतलब आपने ये खर्चा किया भाई, ये आपकी मर्जी थी, इसका मतलब हम इसे खर्चा नहीं मानते, तो ये क्या होगा, ये प्लस होगा। तो जब मैं आपको बता रहा था कि अगर आपके जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास दूसरी एक आइटम जो मैं समझा रहा हूं वो है कि अगर कोई आइटम आपने वॉलंटरली कोई आइटम की थी तो उसको रिवर्स कर दो, क्योंकि भविष्य में ये तो मेरी मर्जी है मैं दूं या ना दूं, हम इसको वॉलंटरी आइटम को रिवर्स करेंगे। तो 80,000 था, खर्चा था 1,10,000, इसको जब रिवर्स करूंगा ये प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर जो मेरे पास फाइनली आएगा सेकेंड ईयर का
वो आएगा 30,000। पॉइंट नंबर थ्री कहता है कि आपको प्रॉफिट हुआ था 1,10,000 का, जिसमें एक गेन था 30,000 का, जो कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से हुआ था। अब सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को चाहे आप एबनॉर्मल कह दो या इसे नॉन बिजनेस प्रॉफिट कह दो, हमें ये बिजनेस के प्रॉफिट से गुडविल निकालनी होती है। नॉन बिजनेस एक्टिविटीज का प्रॉफिट हमारे किसी काम का नहीं है। मैं जल्दी ये बात आपको बताने वाला हूं, एक्सप्लेन डिटेल में करूंगा। तो अब हम इसे क्या करेंगे, तो सर ये प्रॉफिट था तो इसको माइनस कीजिए, तो ये हो जाएगा 80,000। लो जी, इसका मतलब ये टोटल हो गया मेरे पास 1,80,000, और जब मैं एवरेज निकालूंगा डिवाइडेड बाय 3 तो ये हो जाएगा 60,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज होगा 2, तो मेरी वैल्यू ऑफ गुडविल हो जाएगी 1,20,000 रुपीज। अब अगर आप क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन समझेंगे तो आप ऐसे प्रेजेंट करेंगे, आप कहेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स लिखो, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स लिखो, जो आपकी मर्जी है वो लिखो, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, मैं अब ऐसे जल्दी जल्दी लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे लिख के आओगे। उसके बाद आप करोगे कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, वहां करके दिखाओगे। अब प्रेजेंटेशन आप ऐसे भी कर सकते हो, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 जो प्रॉफिट्स हैं उनको आप लिख देना, और यहां पर लिख देना एडजस्टमेंट, और यहां पर लिख देना एफएमपी, और फिर इसका टोटल करके फिर आप निकालना एवरेज प्रॉफिट्स। तो वो जो भी टोटल आएगा डिवाइडेड बाय 3 वो आपके एवरेज प्रॉफिट हो जाएंगे। हो सके तो फॉर्मूला लिख देना, सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपके लिए होमवर्क, ठीक है, मैं नहीं करूंगा, मैं इसको होमवर्क में देने वाला हूं। आइए जी, तो आपने बहुत मेहनत की हमारे साथ, एकदम कंसंट्रेशन के साथ आपने सीख लिया कि हां सर ये तो बहुत कॉमन एडजस्टमेंट है। अब सर क्वेश्चन नंबर 8 में एक बात के ऊपर जोर दिया गया कि हम वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट्स। तो मैं यहां से थोड़ा सा क्लीन कर दूं, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट साथ में बताने वाला हूं ना, तो मैं इसको जरा यहां से क्लीन कर देता हूं। ओके, ये सब मैंने हटा दिया। आइए जी, एक बात कही गई थी कि जब हम गुडविल जो निकालेंगे वो हम निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट्स। तो सर ये एवरेज की बात तो हमें पता है, नॉर्मल प्रॉफिट्स ये यहां पे क्यों वर्ड यूज किया गया, ये नॉर्मल प्रॉफिट्स क्यों यूज किया गया? सपोज हम एक न्यू बिजनेस को परचेज करते हैं। अब उस न्यू बिजनेस का मान लो वो एक ट्रेडर था और हमने उसका बिजनेस परचेज किया। वो कह रहा है कि ऐसा है, मैं इलेक्ट्रिकल गुड्स में डील करता हूं, मेरी एक शॉप है, मैं वहां पर बहुत फेमस हूं, और यहां पे आसपास के लोगों को फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, उन्हें इन्वर्टर चाहिए, घर में मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर चाहिए, तो वो मेरे पास ही आते हैं। तो हमने कहा चलो यार तेरा बिजनेस हमारा हो गया। हमने कहा भाई तू क्या कमाता है? उसने कहा जी मैं हर साल मान लो 2 लाख रुपए कमाता हूं। जब हमने उसके प्रॉफिट की एनालिसिस की तो हमें पता चला कि इसके प्रॉफिट में 2 पार्ट हैं। एक तो बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से प्रॉफिट है, एक इसका नॉन बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से प्रॉफिट है। हमने इससे पूछा कि भाई ये 2 लाख के प्रॉफिट में ये तू क्या क्या प्रॉफिट दिखा रहा है? कहता है ऐसा है जी, लड़के सब काम करते रहते हैं, मैं तो खाली बैठा रहता हूं, तो मैं कंप्यूटर स्क्रीन चला लेता हूं। वहां पे शेयर मार्केट आ रही होती है, मैंने समय लगा के शेयर मार्केट को समझ लिया, कुछ पैसे मैंने शेयर मार्केट में लगा रखे हैं, और वो शेयर मार्केट में प्रॉफिट से मुझे इनकम हो जाती है। इसका मतलब वो कहते हैं शेयर मार्केट में पैसा लगाने की वजह से मुझे डिविडेंड की इनकम हो जाती है, मुझे इंटरेस्ट की इनकम हो जाती है। ठीक है, ये मेरी जो एक्टिविटीज हैं जिनसे मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं, ये दरअसल मेरे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बिजनेस नहीं है। मैंने कहा वाह भाई साहब वाह, मैं तो आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के बिजनेस में इंटरेस्टेड हूं। जब मैं आपका बिजनेस खरीदूंगा तो आपके कस्टमर मेरे हो जाएंगे, और कल को जब वो व्यापार करेंगे तो मुझसे करेंगे, तो मुझे तो आपका वही वाला प्रॉफिट मिलेगा ना
जो कि मेरा बिजनेस, आप बिजनेस एक्टिविटीज से कमाते हो, यानी जो आप इलेक्ट्रिक गुड्स से प्रॉफिट कमाते हो वो मुझे मिलेगा और मैं इसी के पैसे दूंगा। इसका मतलब नॉन बिजनेस एक्टिविटीज के प्रॉफिट के पैसे मैं नहीं दूंगा। मैं कहूंगा भैया आप अपने शेयर अपने पास ले जाओ, आप ही को पता है शेयर में पैसे कैसे लगाने हैं, मुझे नहीं लगाने। तो इसका मतलब मैं उन्हें किसी भी नॉन बिजनेस एक्टिविटी के पैसे नहीं दूंगा। बिजनेस एक्टिविटी का मतलब होता है जो कि हमारे बिजनेस के सेल परचेज से जुड़े हुए प्रॉफिट है। इसका मतलब मैं उसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की वजह से होने वाले प्रॉफिट और गेन उसके भी एडजस्ट कर लेता हूं। तो ये वाला पॉइंट मैंने आपको एबनॉर्मल एक्टिविटीज में भी बता दिया और नॉन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया। मुझे बोले ये बताएं कि अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो कि आपके प्रॉफिट्स के अंदर कोई नॉन ट्रेड इनकम शामिल है, तो नॉन ट्रेड इनकम का मतलब होता है जो आपके मेन बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से नहीं है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम रिवर्स कर देते हैं। डिविडेंड होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, तो हम उसे हटा देंगे। सर क्या हम इसे हमेशा हटाएंगे? बेटे हम इसे तभी हटाते हैं जब क्वेश्चन ये कहता है कि ये नॉन ट्रेड है, और ये इंटरेस्ट और डिविडेंड हमेशा नॉन ट्रेड होती हैं। तो जब ये लिखा हो कि अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, जब तक वो कहेगा नहीं दीज आर ट्रीटेड एज ऑलवेज नॉन ट्रेड, नॉन ट्रेड का मतलब ये मेरे कोर बिजनेस से जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए मैंने हटा दी। सर अगर क्वेश्चन ये कह दे कि मेरी डिविडेंड की इनकम या मेरी इंटरेस्ट की इनकम ट्रेड है, तो क्या होगा? तो हम इसको बिजनेस इनकम का पार्ट मान लेंगे। सपोज करो मैंने टाटा की एक कंपनी है वोल्टास के नाम से, मैंने उसमें संपर्क किया। मैंने कहा ऐसा जी मैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील करता हूं, मैंने सुना है आप एसी बनाते हैं, आप वाटर कूलर बनाते हैं, और आप जो है नॉर्मल एयर कूलर बनाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाते हैं जो मेरे काम की हैं, तो मुझे वो मार्केट से खरीदनी पड़ती है, महंगी पड़ती है, आप मुझे ना डायरेक्ट वो दे दिया करो। बिजनेसमैन वोल्टास कंपनी के पास गया, कहता है जी मुझे आप ना डायरेक्ट सामान दे दिया करो। उन्होंने कहा कि भैया हम ऐसे नहीं देते, इसके लिए आपको हमें 10 करोड़ रुपए का एफडी देना पड़ेगा, या आपको हमारी कंपनी में 10 करोड़ रुपए के शेयर खरीदने पड़ेंगे। मतलब कुछ भी एक फिगर, अगर आप कहें कि सर 10 करोड़ तो बहुत ज्यादा फिगर आपने दे ली, रियल लाइफ में तो इतनी होती है, 1 करोड़ का होगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मेरा तो बिजनेस है और मुझे अगर इससे फायदा हो रहा है, तो उसने 1 करोड़ रुपए का टाटा कंपनी को फिक्स डिपॉजिट दे दिया। टाटा कंपनी ने कहा देखिए हम आपको इसके ऊपर 9% का इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि देखिए आपकी इनकम के अंदर एक तो बिजनेस एक्टिविटीज की इनकम है और एक इंटरेस्ट इनकम है। तो वो कह रहा है ये इंटरेस्ट इनकम उस एफडी की है जो मैंने टाटा को दे रखी है, और टाटा को मैं अगर ये नहीं देता तो फिर वो मेरे साथ बिजनेस नहीं करते, तो ये इन्वेस्टमेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। और क्वेश्चन आपको मेंशन अगर कर दे कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो ट्रेड है, तो उसका इंटरेस्ट भी हमारा ट्रेड इनकम बन जाएगा, उसको मैं एडजस्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर क्वेश्चन मुझे सिर्फ ये कह दे कि मेरे प्रॉफिट के अंदर डिविडेंड इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, तो मैं ये मान लूंगा वो नॉन ट्रेड है, और जो भी नॉन ट्रेड होगी उसको मैं एडजस्ट करूंगा, मतलब मैं रिवर्स कर दूंगा। ठीक है सर, बहुत गहरी बात आपने हमें बताई, हम इसको ध्यान रखेंगे और यहां पर हम इसको देख लेते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 11 की, और ये मैं आपको देने वाला हूं होमवर्क। भास्कर एंड पिल्लई आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admit Kanika into partnership for 1/4 share in the profit. Kanika brings her share of goodwill in cash. अब ये सारी बातें जो लिखी है ना, ये मेरे किसी काम की नहीं है। जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे गुडविल का, तब हो सकता है ये मेरे काम की हो, मेरे काम की इसके आगे की बात है। वो कह रहे हैं गुडविल फॉर दिस पर्पस इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 year परचेज। तो आप देखिए हमेशा वो आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज दे देता है। ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट 3 years, यानी जो एवरेज आपने लेनी है वो पिछले 3 सालों की लेनी है। प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट ईयर वर, तो वो आपको प्रॉफिट्स दे रहा है, बताएं। वो कह रहा है प्रॉफिट हुआ था 50,000, जिसमें इंक्लूडिंग था प्रॉफिट
ऑन सेल ऑफ एसेट्स 5000। तो हम कह रहे हैं भैया या तो ये एबनॉर्मल समझ लो या फिर ये नॉन बिजनेस एक्टिविटी का प्रॉफिट समझ लो। तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 45,000, लॉस हुआ था 20,000 का, और ये लॉस होने की वजह थी लॉस बाय फायर 30,000, एबनॉर्मल लॉस। तो जब मैं इसे प्लस करूंगा तो ये माइनस और ये प्लस, तो नेट इफेक्ट हो जाएगा प्लस। ठीक है। थर्ड में वो कहता है कि जी प्रॉफिट हुआ था 70,000, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 18,000। तो इंश्योरेंस क्लेम एबनॉर्मल आइटम है, क्या करूंगा, प्लस नहीं माइनस, इंश्योरेंस क्लेम को करूंगा माइनस। फिर वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड मिला था 8,000, इसको भी कर दूंगा माइनस, क्योंकि ये नहीं लिख रहा कि ये ट्रेड था। जब तक ये ट्रेड मेंशन नहीं करेगा, ये नॉन ट्रेड है, हम इसको माइनस कर देंगे। तो 18 और 8 ये हो गया 26, और 70,000 में से 26,000 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 44। ठीक है। अब आपको इसकी प्रेजेंटेशन करनी होगी। 45,000 प्लस 54,000 99,000 ये आता है। 99,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 33,000 आता है। 2 ईयर परचेज है, इंटू 2 करेंगे तो वैल्यू ऑफ गुडविल 66,000 आती है। और कनिका कह रही थी कि मैं 1/4 लाऊंगी, तो कनिका का शेयर अगर आप निकालेंगे तो वो 16,500 आता है। ठीक है। हमने आपको पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 ये तीनों बता दिए। ठीक है। अभी हमारे पास 2 पॉइंट और बचते हैं, वो समझने जरूरी हैं। अब फिर मैं आगे बढ़ूंगा, और ये इंपॉर्टेंट मार्क कर दो क्योंकि बच्चों को इसके पॉइंट में उनसे गलती हो जाती है। हम अपने एवरेज प्रॉफिट से फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाल रहे हैं, और उसके लिए हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू। मतलब हमारे अकाउंटेंट ने गलती कर रखी है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आप लास्ट 11th क्लास में जब पढ़ते थे वहां का ये पॉइंट बीच में आ गया। तो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है A, B, C are partners sharing profit and losses equally. They admit D for equal share of profit. ठीक है। ये सारी बातें हम आगे चल के ट्रीटमेंट जब चैप्टर करेंगे तब बार बार आएंगी। हमारे मतलब की बात यहां पर यह है कि एडमिशन के पर्पस के लिए गुडविल वैल्यू हो रही है, और गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। ठीक है। ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं आपको 150, 350, 5 लाख, 710 और 590 का लॉस। अब आप अभी तक एबनॉर्मल लॉस एडजस्ट करना सीख चुके हैं, नॉन ट्रेड इनकम एडजस्ट करना सीख चुके हैं, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट सीख चुके हैं, और वॉलंटरी खर्चों को एडजस्ट करना सीख चुके हैं। ठीक है। ये सारी बातें आप सीख चुके हैं। अब हमारे पास एक नई एडजस्टमेंट आ रही है। वो कहते हैं 1 अप्रैल 2020, यानी कि यहां पर A car costing 1 lakh was purchased and आपने कार खरीदी। कार हमारे लिए एसेट्स होती है, तो आपको बैलेंस शीट में लेके जानी चाहिए थी, लेकिन आपने वो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के अंदर डेबिट कर दी। जो कार थी उस पर लगना चाहिए था 25% डेप्रिसिएशन। ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ 10,000 नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिट टू इनकम फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अब पहली तो कई बार क्या है ना, बुक वाले खुद गलती करते हैं। क्या गलती कर दी सर बुक वाले ने? बुक वाला कह रहा है कि जी ये जो हमने कार परचेज की थी ये 1 अप्रैल 20 को परचेज की थी, तो आप ऐसा समझिए कि ये ईयर होना चाहिए 16-17, ये होना चाहिए 17-18, ये होना चाहिए 18-19, ये होना चाहिए 19-20, और ये होना चाहिए 20-21। ठीक है। अगर ये होगा तभी हम ये मान के चलेंगे कि ये स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल
सर आप इसको 1 अप्रैल 20 से स्टार्ट होके 31 मार्च 21 ऐसा हमें मानना पड़ेगा, वरना क्वेश्चन ने तो लिखा है ईयर 2017, 18, 19, 20, 21, ऐसे लग रहा है कि ईयर फॉलो होता है जनवरी टू दिसंबर। यहां पर देखें तो नीचे वो कह रहा है कि ईयर एंडेड होता है 31 मार्च। इसका मतलब हमारे ईयर जो क्वेश्चन में दिए हैं वो गलत है, वो ऐसे होने चाहिए 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपने एक कार परचेज की थी जो कि आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दी। अगर मैं कार दिखाता तो ये आइटम मेरी बैलेंस शीट में जाती, लेकिन मैंने इसको P&L में डेबिट कर दिया, तो मैंने ये गलत कर रखा है। तो जब मैं इस गलती को ठीक करूंगा तो क्या होगा, ये जो कार मैंने P&L में डेबिट कर रखी है, जब मैं ठीक करूंगा तो ये ऐड हो जाएगी। तो एरर क्या है, एरर है एसेट्स रॉन्गली डेबिटेड टू P&L, मतलब हमने उसको एक्सपेंस दिखा दिया। तो जिसको मैंने एक्सपेंस दिखाया, अगर मैं एक्सपेंस नहीं दिखाता, अपनी गलती को ठीक करता हूं, तो बताओ वो मेरा प्रॉफिट इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा? इंक्रीज करेगा। कौन से साल का प्रॉफिट इंक्रीज होगा? सर जिस साल में आपकी गलती है। तो आइए और मेरे साथ साथ कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स के अंदर हम लोग लेंगे 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 ऐसे लिखेंगे आप। आपको ऐसी टेबल बनानी पड़ेगी अब की बार गिवन प्रॉफिट्स, जैसे हम पहले बना रहे थे ना एक कॉलम में प्रॉफिट फिर एडजस्टमेंट, वैसे नहीं, अब ऐसे बनानी पड़ेगी। हमें प्रॉफिट्स गिवन थे 150, 350, 5 लाख, उसके बाद 7,10,000 और उसके बाद नेगेटिव 5,90,000। अब आप यहां करोगे ऐड कार रॉन्गली डेबिटेड एज ट्रेवलिंग एक्सपेंस, यानी एसेट्स को मैंने गलती से खर्चा दिखा दिया, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ऐसा जब भी होगा तो जिस साल में भी आपने ये गलती की है उस साल में मैं इसे कार की कॉस्ट को प्लस कर दूंगा। उल्टा भी तो हो सकता है सर, रेवेन्यू को कैपिटल किया हो तो रेवेन्यू कैपिटल किया जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। तो जब भी हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर में डालेंगे तो इससे हमारा एक न्यू परेशानी शुरू हो जाएगी, वो है डेप्रिसिएशन। इसका मतलब कार को पहले मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया था, हाँ सर तो आपने गलती की, ट्रैवलिंग एक्सपेंस से निकाल के मैंने कार बना दिया। तो वो कह रहे ठीक है अब कार बन गई तो भाई कार के ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगना चाहिए था। तो कार के ऊपर जब आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो ध्यान से लगाइएगा, कार कितने की? 1 लाख रुपए की। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना? 25%। और डेप्रिसिएशन लगता है हमेशा विद रिस्पेक्ट टू पीरियड, और इस क्वेश्चन में पीरियड पूरे के पूरे 12 मंथ्स का है। किसी क्वेश्चन में वो कम पीरियड का भी हो सकता है, तो 9/12, 10/12 कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ये डेप्रिसिएशन है ये एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस क्या होता है? माइनस। जिस साल आपने कार परचेज की है उस साल से डेप्रिसिएशन लगना शुरू हो जाएगा। तो सर यहां पर डेप्रिसिएशन लगेगा 25,000, अगले साल भी लगेगा, और जब अगले साल लगेगा तो वो SLM या WDV मेथड को देख के लगेगा। और सर आगे तो क्वेश्चन जा नहीं रहा, तो हमारी किस्मत अच्छी, हम बच गए। ठीक है, तो एक नई एडजस्टमेंट यहां पर मेरे पास आई कि जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हैं, और जब भी ऐसा होगा इसके साथ साथ हमें डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद लिखा था इंटरेस्ट ऑफ 10,000 जो कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का है, वो हमने इनकम में लिया था 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021। तो यहां लिखेंगे माइनस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स नॉन ट्रेड। तो सर 10,000 रुपए यहां से माइनस कर दो और 10,000 रुपए यहां से माइनस कर दो। ओहो,
तब ये प्रॉफिट बन के आए 150, 350, 5 लाख, 7 लाख, और फिर सर 5,90,000, इसमें 1 लाख का प्रॉफिट है, इसमें 25,000 का डेप्रिसिएशन है, और इसमें 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट है। तो ये हमारा टोटल लॉस हो जाता है 5,25,000। एवरेज प्रॉफिट्स 1,50,000, 3,50,000, 5 लाख, 7 लाख, माइनस 5,25,000, 11,75,000 डिवाइडेड बाई 3, तो 3,91,667। इसे हमें अप्रॉक्स करना पड़ेगा, और हमारी गुडविल परचेज थी 4 ईयर परचेज इंटू 4। ये आती है 15,66,668। सर ये तो हमारा आंसर मैच ही नहीं हुआ। तो बेटे इसमें डेफिनेटली बुक के अंदर कुछ ना कुछ ईयर की एरर है। तो ईयर की एरर हमें तो जो डेट दी थी उसके अकॉर्डिंग हमने कर दी, तो ये एरर इस वजह से आ रही है और कोई बात नहीं है। ये 150, 350, 5 लाख, 150, 350, 5 लाख, ये ठीक है। 7, 10, 590 ठीक है। तो बेटे इसमें जो क्वेश्चन में एरर है वो हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, बुक की एरर है। ठीक है, तो आज हम यहीं पर रुक जाते हैं। हमने बुक से क्वेश्चन नंबर 11 तक अनसॉल्व कर लिया है, और कल हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। आज के लिए आपके लिए होमवर्क जो है वो अनसॉल्व में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक आपने करना है। जो क्वेश्चन बच गए हैं, जो हमने करवा दिए हैं वो ठीक है, बाकी तो आपने करने हैं। और सॉल्व इलस्ट्रेशंस में आपने करनी है इलस्ट्रेशन नंबर 2 से लेकर के 7 तक। इलस्ट्रेशन नंबर 2 टू इलस्ट्रेशन नंबर 7 जरूर करनी है। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ में कंटिन्यू करूंगा। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।